नमस्कार। इसके पहले की वीडियो में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा था और कुछ दिक्कत के कारण जो वीडियो है, वह जो लेक्चर है वो अधूरा रह गया था। तो उसी लेक्चर को मैं पूरा करने आया हूँ, सेशन को पूरा करने आया हूँ, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको ठीक से बता सकूँ। तो पहले वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं उसको जानने के लिए आप चैनल विजिट करिए और वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। मैंने इसके पहले की वीडियो में पंजाब एवं सिंध की विजय के बारे में बात की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध विजय कर ली थी। यहाँ से यूनानियों को खदेड़ दिया था और यहाँ का वह शासक बन गया था। अब उसके पास सेना थी, चाणक्य जैसा गुरु था और पंजाब तथा सिंध जैसे अर्थ आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से सक्षम राज्य प्राप्त हो गया था उसको, क्योंकि आप जानते हैं सिंध और पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है। नदियाँ काफ़ी नदियाँ बहती हैं, तो उपजाऊ भूमि है। तो अब उसके पास आर्थिक संसाधन भी है, सैनिक संसाधन भी है, सैन्य संसाधन भी है, बल बुद्धि तो है ही है, सारी चीज़ें हैं उसके पास। अब ये क्या करता है, ये इसका जो शक्ति है, इस क्षेत्र की जो शक्ति है उसका प्रयोग क्या करेगा, वो मगध विजय में वो लगाएगा। यहाँ का जो संसाधन है उसका पूरा प्रयोग मगध की विजय में लगाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दो कार्यों से तैयार किया था। एक तो विदेशियों को उखाड़ फेंकना है, दूसरा नंदों को उखाड़ कर मगध पर अपना आदमी बैठाना है, जो कि अखंड भारत का निर्माण कर सके। तो पहला कार्य तो हो गया था। अब दूसरा कार्य बचा हुआ था, जिसमें नंदों को उखाड़ फेंकना था, उसका उनका उन्मूलन उन्मूलन करना था। तो संसाधन है ही है, सेना भी है, पूरी प्लानिंग हुई और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया, मगधों के ऊपर, नंदों के ऊपर। कुछ बातें मैं बताता चलूं। चाणक्य क्यों नंदों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, ये एक प्रसिद्ध कथा है, आप भी जानते होंगे। देखिए, सिकंदर जो है वो विश्व विजय के लिए निकला था मकदुनिया से, मैसिडोनिया से, और जीतता हुआ वो फारस को भी जीत चुका था। और फारस का जो साम्राज्य था वो भारतीय सीमा से लगता था। संभवतः तक्षशिला तक पारसियों का जो है साम्राज्य था। कुछ लोगों का कहना है कि सिकंदर ने भारतीय साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उनको जीता नहीं था, बल्कि पारसियों का ही जो साम्राज्य, भारत में जो हिस्से थे पारसियों के, जो 20वां प्रांत जहाँ तक माना जाता है, भारत का जो हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा जो पारसियों के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह पारसियों का 20वां प्रांत माना जाता था। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो सिकंदर था, उसने जब पर्सिया का विजय किया, पर्सिया साम्राज्य को जब उसने जो है जीत लिया, तो उसी साम्राज्य के साथ उसको भारतीय क्षेत्र भी प्राप्त हो गए थे। ठीक है। तो जब भारतीय क्षेत्र प्राप्त हो गए तो वो तो बात की बात है, लेकिन चाणक्य तक्षशिला में थे और उनको डर था कि ये जो है तक्षशिला को भी जीत लेगा और फिर संपूर्ण भारत को आक्रांतित करेगा। तो इसी डर से वो मगध के पास गए थे, क्योंकि मगध उस समय का शक्तिशाली राज्य था, भारत का जो है शक्तिशाली राज्य था। उसके पास 2 लाख की सेना थी और वही एक ऐसा राज्य था जो सिकंदर से लोहा ले सकता था, दो दो हाथ कर सकता था, सिकंदर को पछाड़ सकता था। चाणक्य गए, उनको ये विश्वास था कि संभवतः मगध नरेश जो है इनकी बातें मान लेंगे, लेकिन मगध नरेश धनानंद ने उनकी बातें नहीं मानी। धन लोलुप आदमी था कौन, धनानंद, और बिना वजह का वह धन खर्च नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि जब वो मगध पर आक्रमण करेगा तब मैं देख लूंगा, पहले से ही मैं अपने सैन्य बल और अपना धन बल क्यों खर्च करूं। कुछ कारणों से बहुत ही क्रोधित हुआ धनानंद और चाणक्य को दरबार से निकाल फेंका।
बड़ा ही अपमानित किया उसने चाणक्य को। दरबारियों ने चोटी या शिखा पकड़कर चाणक्य को दरबार से फेंका। इस अपमान के कारण चाणक्य ने यह प्रण लिया या प्रतिज्ञा की कि वह नंदों का समूल नाश कर देगा, और उसी के चलते वो एक व्यक्ति को ढूंढने लगा जो इस कार्य को सफल मनोरथ करे। ऐसे में आप पहले वीडियो में मैंने बात कर ली है कि चाणक्य का कैसे जो है चंद्रगुप्त से भेंट हुआ। उसमें वह प्रतिभा दिखी, उन्होंने इस बालक को चुन लिया था और उसको सारी शिक्षा दीक्षा दी, और फिर इसके बाद वो विजय करते हुए वो पंजाब तथा सिंध का राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के सहायता से। अब यही शक्ति जो है नंदों के उन्मूलन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कुछ का कहना है कि पंजाब में नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए सिकंदर से चंद्रगुप्त ने मुलाकात की थी, भेंट की थी, और नंदों के बारे में बताया था कि आप नंदों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं क्योंकि वहाँ की जनता उसे नहीं पसंद करती है। वो नीच कुल का है, इसलिए जो है उसको जनता वहाँ पसंद नहीं करती है, वो अत्याचार करता है। हालांकि सिकंदर ने उसके प्रस्ताव को नहीं माना था। इस घटना को हेमचंद राय चौधरी जैसे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि मध्यकालीन युग में राणा सांगा ने लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के तख्ता पलट के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिकंदर को आमंत्रित किया जा रहा है चंद्रगुप्त द्वारा, जिससे कि वह नंदों को उखाड़ फेंके। खैर, ये सारी बातें हो गई, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको बताया है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, मगध की जनता ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। जैसा कि मैंने बताया कि धनानंद धन लोलुप था, विभिन्न प्रकार के कर लगाया करता था वो धन प्राप्त करने के लिए। तो जनता वैसे ही परेशान थी, वो तो चाहती थी कि कोई आए इसका जो है तख्ता पलट कर दे, और चंद्रगुप्त मौर्य को भाग्य ने बड़ा साथ दिया। पंजाब और सिंध में तो दिया ही था, मगध में भी बहुत साथ दिया। वहां की जनता चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थी। बौद्ध जैन साहित्यों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने मगध पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। उसके केंद्र जो बौद्ध और जैन साहित्य है उसमें जो है ये हमें उदाहरण मिलता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कैसे जो है मगध के ऊपर आक्रमण किया। वो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। वो सीमांत राज्य को जीतते हुए नहीं गए थे, यानी कि किनारे से वो जीतते हुए जी, किनारे से जीतते हुए वो राज्य को विजित नहीं किए थे, बल्कि सीधे सेंटर पर उन्होंने आक्रमण किया था, ताकि राजधानी ही कब्जे में आ जाएगी तो पूरा साम्राज्य कब्जे में आ जाएगा। तो ये सारी बात, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए, उनकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। सेना नष्ट भ्रष्ट होने के बाद छिपते छिपाते ये किसी गली से गुजर रहे थे, वहां पर एक घर के पीछे ये छिपे हुए थे। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कहानी है कि एक गृहिणी थी जो कि अपने बच्चे को डांट रही थी क्योंकि उस बच्चे ने गर्मा गर्म रोटी जो है वो बीच से फाड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो जल गया था। तो जो गृहिणी है वो अपने बच्चे को समझाती है कि तुम चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह हो गए हो कि जो बीच से जो है रोटी फाड़ रहे हो। किनारे किनारे से रोटी तोड़ के खानी चाहिए, जिससे कि आदमी जलता नहीं है, व्यक्ति जलता नहीं है। तो ये सारी बातें जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य को समझ में आई, अपनी गलतियों से उन्होंने सीख ली, और उन्होंने फिर सीमांत राज्यों को जीतना प्रारंभ किया, और सीमांत राज्यों को जीतते जीतते वो जो है मगध की राजधानी पर पहुंचते हैं और मगध को जीत लेते हैं। मिलिंद पन्नों से मिलिंद पन्नों एक बौद्ध साहित्य, उससे पता चलता है इस युद्ध के बारे में, और राजधानी विजित हो जाता है, धनानंद मारा जाता है, और मगध साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में लगता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्षेत्र विस्तार किया और एक शक्तिशाली राजा बन बैठा। अब यहां पर मैं सेल्यूकस टिकेटर के युद्ध के बारे में बात करूंगा।
सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी सेनापति था, सिकंदर का ही साथी था, उसका सेनापति था। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद इसको पूर्वी क्षेत्र, जो सिकंदर का जो साम्राज्य था उसका पूर्वी क्षेत्र इसको मिला था हिस्से में, उसी पर यह शासन कर रहा था। ये इसके पिता का नाम एंटियोकस था। ठीक। पूर्वी भाग पर का यह स्वामी था सिकंदर के साम्राज्य का। इसने बेबीलोन और बैक्ट्रिया भी जीत लिया था, क्योंकि जब सिकंदर ही नहीं रहा तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि बेबीलोन में ही सिकंदर शासन करता था, वहीं पर वो अपनी राजधानी बनाकर बैठा हुआ था। उसकी मृत्यु भी हो गई थी 323 ईसा पूर्व में। यहाँ पर 305 ईसा पूर्व चल रहा है। तो बेबीलोन तथा बैक्ट्रिया जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत कर लेता है। कौन? सेल्यूकस निकेटर। फिर उसके विचार में ये आता है कि उसके जो स्वामी थे सिकंदर, उसके द्वारा भी भारत क्षेत्र में जो क्षेत्र विजित किए गए थे, क्यों ना उसको भी जीता जाए। तो इसी मंशा से वो जो है 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके, सिंधु नदी स्वयं इसने पार किया था, सिंधु नदी पार करके वो चंद्रगुप्त मौर्य से आ भिड़ता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की इस समय बहुत ही विशाल सेना थी। जब सिकंदर आया था तब छोटे छोटे राज्य थे भारत के, जो आसानी से हराए जा गए थे सिकंदर द्वारा। लेकिन अब एक विशाल साम्राज्य का राजा और उसकी विशाल सेना सेल्यूकस निकेटर के सामने खड़ी थी। सेल्यूकस निकेटर बुरी तरीके से पराजित हुआ और युद्ध संधि हुई इन दोनों के बीच, समझौता हुआ, तब जाकर जो है ये युद्ध रुका। अब युद्ध संधि क्या हुई, उनकी शर्तें क्या थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, चंद्रगुप्त को कांधार, आर्कोसिया उस समय कहा जाता था, पेरोपनिस डाई यानी कि काबुल, ये दो प्रांत दिए गए, यानी कि पूरा अफगानिस्तान पूरा प्राप्त हो गया लगभग। फिर इसके बाद एरिया, हेरात और जेड्रोसिया की क्षत्रियों के कुछ भाग दिए गए। मतलब अच्छा खासा उसको क्षेत्र प्राप्त हुआ, इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यदि चंद्रगुप्त मौर्य हारा होता तो उसको ये क्षेत्र क्यों मिलते? ठीक है। इसका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जीता था और डंके की चोट पे जीता था। तो कांधार, काबुल, हेरात, जेड्रोसिया के क्षेत्र भी प्राप्त हुए। फिर इसके बाद एक विवाह भी हुआ, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। लोगों का कहना है कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो सेल्यूकस को क्षेत्र भी देना पड़ा और अपनी बेटी भी देनी पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। अब जहां देखिए, सेल्यूकस जो है इतने सारे क्षेत्र दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, वहीं पर चंद्रगुप्त मात्र 500 हाथी दे रहा है। भारत में हाथियों की कमी थोड़ी न थी उस समय। भर भर के जो है 500 हाथी दे दिए। 500 हाथी क्या होता है? तो इसका मतलब है कि बहुत बुरी तरीके से सेल्यूकस निकेटर हारा था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भेजा था। कहाँ पर? मौर्य दरबार में। और मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, इंडिया के बारे में। ठीक। इसी के बाद में उद्धरणों से जस्टिन और प्लूटार्क जैसे क्लासिकल लेखकों ने अपनी जो है अपनी बातें रखने की कोशिश की। इंडिका के उद्धरणों को लेकर, भाई वो पुस्तक लिख रहे थे तो इंडिका उस समय पुस्तक सुरक्षित थी, तो उसको पढ़कर कुछ उद्धरण जो है अपनी पुस्तक में उसको जो है सम्मिलित किया था, जो कि आज हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि इंडिका नामक ये पुस्तक, जो इसकी मूल प्रति थी, वो अब नष्ट हो चुकी है, क्योंकि पुराने समय में जो युद्ध होते थे उसमें जो है आगजनी कर दी जाती थी, शहर के शहर जला दिए जाते थे। तो उसी की चपेट में इंडिका भी आ गई थी, तो उसकी मूल प्रति अब नहीं रह गई है। जो क्लासिकल लेखकों ने, जो बाद के लेखकों ने इंडिका पढ़कर उसके उद्धरणों को अपने पुस्तकों में रखा है या सम्मिलित किया है, उन्हीं उद्धरणों को संकलित कर कर एक दूसरी कॉपी इंडिका की बना दी गई है। ठीक। अब ये सारी बातें हो गई।
अब सेल्यूकस का चैप्टर समाप्त। अब हम यहाँ पर साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त ने के साम्राज्य का फैलाव कहाँ कहाँ तक था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पश्चिमी भारत, यहाँ का क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, पश्चिमी भारत के बारे में। पश्चिमी भारत के बारे में तो यहाँ पर गिरनार लेक है, रुद्रदामन का एक शक क्षत्रप थे रुद्रदामन, उनकी भी मैं बाद में चर्चा करूंगा, बड़े महान शासक थे। तो उनका गिरनार लेक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन झील नामक एक झील का जो है निर्माण किया था। सुदर्शन झील नामक एक झील का निर्माण किया था सिंचाई उचाई के लिए, ठीक। तो इससे पता चलता है कि पश्चिमी भारत पर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ये जो झील है ये पुष्यगुप्त वैश्य के निगरानी में बना था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये सुदर्शन झील बना था। यदि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन न होता तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यपाल क्यों बनवाता? बात समझने की है। यदि वहां पर आपका शासन है तभी आप कुछ वहां पे बनवा सकते हैं, कुछ स्थापित कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि पश्चिमी भारत पर यहाँ तक कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा होगा, यहाँ तक उसके साम्राज्य का फैलाव रहा होगा। फिर दक्षिण भारत की बात करें, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं अशोक के लेखों से चंद्रगुप्त का अधिकार उत्तरी कर्नाटक श्रवण बेलगोला तक पता चलता है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र सीधे सीधे बताता है कि श्रवण बेलगोला जो है चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे, जैन संत बन गए थे, वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि से अपना जो है देह त्याग किया था। तो इसका मतलब है कि श्रवण बेलगोला तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। अशोक के जो लेख हैं वो भी दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं, मैसूर से प्राप्त होते हैं। तो इस कारण भी जो है यह सिद्ध होता है कि दक्षिण भारत के इस एरिया तक, कम से कम उत्तरी कर्नाटक तक या मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, साम्राज्य का फैलाव था। फिर इसके बाद उत्तरी भारत के बारे में बात करेंगे। उत्तरी और पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत में आप मगध में वो शासन स्वयं कर रहा था, तो पूर्वी भारत की बात बात ही अलग हो गई। वहाँ पे स्पष्ट हो गई सारी बातें। लेकिन उत्तरी भारत में आपने देखा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि से जो है लेख अशोक के मिल रहे हैं। साथ ही में जैन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पे शासन था। और फिर इसके बाद आपका इंडिका और जस्टिन प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने भी बताया कि जो है सेल्यूकस निकेटर ने कांधार, काबुल आदि उसको दे रखे थे। तो ये सारी बातें स्पष्ट करती है कि उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में था। अब एक संक्षेप में देखें तो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में ईरान की सीमा तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। मैं यहाँ पे ये रेड लाइन से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बनाने का प्रयास करता हूँ। ये जो रेड लाइन से आपको दिखाई पड़ रहा है यही चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है।
ये सारी बातें होंगी। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ, उसके अंतिम दिन कैसे रहे। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित उसने कर लिया, विदेशियों को भगा दिया, खदेड़ दिया, नंदों का उन्मूलन कर दिया। दोबारा जो है एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आया, उससे देश की रक्षा की, प्लस जो यूनानियों के पास थोड़ा बहुत क्षेत्र भारत का रह गया था उसको भी प्राप्त कर लिया। तो ये सारी चीजें उसने की। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंत कैसे हुआ। देखिए, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उसके अंतिम दिनों पर। जब वो शासन कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे, तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उनके राज्य में। सर्वप्रथम एक अच्छे शासक की तरह अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने बड़े प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ऐसे में उसने अपने राजसत्ता को अपने पुत्र के पक्ष में छोड़कर वह भद्रबाहु से शिष्यता ग्रहण कर लेता है जैन धर्म की, और उनके साथ जो है वो श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत चला जाता है। वहीं पर वह तपस्या करता है और संलेखना विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग कर देता है, वही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी बातें हुई। फिर इसके बाद मूल्यांकन यदि देखें, आखिरी पॉइंट जो है, तो एक तो साहसी था, योद्धा था, निम्न स्तर से उठकर भारत का जो है एक छत्र सम्राट बन गया। चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को उसने ऐतिहासिक रूप में जीवित किया। इसके पहले जो भी है वो तो पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप में चक्रवर्ती सम्राट को पहली बार अगर किसी ने जीवित किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक। सबसे बड़ी देन मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन की कॉपी करके या उसका जो है अनुसरण करके मुगलों ने, अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में उसको स्थान दिया। उसी के आधार पर उन्होंने अपना शासन प्रशासन चलाया। आज भी भारतीय जो शासन प्रशासन है वो भी जो है मौर्यों के प्रशासन से प्रभावित है। ठीक है। तो ये सारी बातें मौर्य राजवंश से संबंधित थी जो कि मैंने आपको बताई, और मैंने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी बातें कर ली है यहाँ से। इस वीडियो के पहले का जो वीडियो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन से मैंने शुरुआत की थी, उसको आप पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। यही मेरी आपसे निवेदन है। ये मेरा चौथा लेक्चर है। हालांकि ये तीसरा ही लेक्चर होता, लेकिन ये चौथा लेक्चर हो गया क्योंकि कुछ दिक्कत के कारण जो है ये वीडियो रुक गए थे। तो आप लोग देखिए, ये चौथा वीडियो है और मैं धीरे धीरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसको पढ़ाता चलूँगा। आपसे निवेदन है कि आप जुड़े रहिए, ठीक से देखिए वीडियो और सपोर्ट करिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।